Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा था और मौर्योत्तर काल में हमने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ देखा था। हमने ये समझा था कि विदेशी आक्रमणकारी कौन है, भारतीय राजवंश कौन है, और हमने थोड़ा सा हल्का सा हमने दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण और भारतीय राजवंशों में शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक और इक्ष्वाकु जैसे राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में हमें चोल, चेर, पांड्य और चेदी वंश, जो कि उड़ीसा में यानी कलिंग में हमें चेदी वंश देखने को मिल जाता है। हमने ये समझा था कि जो इंडो ग्रीक है उसका मेन शासक या मुख्य शासक, महत्वपूर्ण शासक मिनांडर था, जिसे मिलिंद भी कई जगह पर बोला गया। ये बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे। शक मध्य एशिया से आए थे। पहलव या पार्थियंस जो थे ईरान से आए थे, और कुषाण पश्चिमी चीन से यूची कबीले से आए थे। हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने ये भी समझा था कि इसी काल में, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मौर्योत्तर काल है ये 200 बीसी से 300 एडी का काल है, और आर्थिक दृष्टि से ये गोल्डन एज है। एक प्रश्न यूपीएससी में ये भी पूछा जाता है कि क्या मौर्योत्तर काल जो है वो अंधकार युग था, डार्क एज था या नहीं। अगर था तो स्पष्ट करे, और नहीं था तो स्पष्ट करे। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि स्पष्ट करे, तो आपको यही सब बताना है कि आर्थिक दृष्टि से ये युग गोल्डन एज कहा जाता है। तो हम नहीं कह सकते कि ये डार्क एज या अंधकार युग था। इसमें हमने ये भी समझा कि 45 से 47 एडी के बीच में हिपालुस जो है इसने मॉनसून की खोज कर दी। अब क्योंकि इसने मॉनसून की खोज कर दी है, मॉनसून क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉनसून एक तरीके की हवाएं होती है, पवनें होती हैं, जो एक निश्चित महीने में, एक निश्चित समय में एक दिशा से दूसरी दिशा में चलती हैं। जब हिपालुस ने इनकी खोज कर दी तो पहले हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो व्यापारिक जहाज थे, जो समुद्र के रास्ते भारत और भारत से रोम, इजिप्ट जाते थे, उनकी जो संख्या है वो पहले हमें 20 मिलती है साल में। साल में कितने? 20। यानी पर ईयर कितने मिल रहे हैं हमें? 20 जहाज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हिपालुस ने मानसूनी पवनों की खोज कर दी तो हमें ये जहाजों की संख्या मिलती है प्रतिदिन एक, यानी प्रतिदिन एक जहाज। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जहाज इस हिपालुस की खोज के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं। हमने इस समय के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, टॉलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और एक इसमें स्रोत और हम बता देते हैं। वो स्रोत है जो वैली ऑफ द किंग्स है इजिप्ट में, वहां पर कुछ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और इन इंस्क्रिप्शंस के मिलने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि केवल रोम और इजिप्ट के व्यापारी तमिलकम क्षेत्र में नहीं आते थे, बल्कि यहाँ के व्यापारी, तमिलकम क्षेत्र के व्यापारी यानी केरला और तमिल क्षेत्र के व्यापारी भी रोम और इजिप्ट में व्यापार करने जाते थे। और ये जो अभिलेख मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस भीतरी क्षेत्र में मिले हैं, वैली ऑफ द किंग्स में मिले हैं। और क्योंकि भीतरी क्षेत्र में मिले हैं, इसका मतलब है कि केवल व्यापारी व्यापार करने नहीं जा रहे, बल्कि वो नॉर्मल जो बाजार होते हैं, मंडियां होते हैं, उनके भीतर तक जाते थे। यानी केवल वो बंदरगाह तक सीमित नहीं थे। कहाँ तक? बंदरगाह तक सीमित नहीं थे, वो शहर के भीतर भी जाते थे। ये हाल फिलहाल में ही खोज हुई है। हमने ये भी समझा था कि मौर्य वंश जो है उसके बाद मौर्योत्तर काल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति था मौर्य साम्राज्य का। इसने बृहद्रथ जो कि मौर्य शासक थे, आखिरी उनकी हत्या करी, शुंग वंश की स्थापना करी। उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना यहाँ पर हो रही है। आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े जो देसी उत्तराधिकारी थे, वो शुंग होंगे। कौन होंगे? शुंग। किनके? मौर्यों के उत्तराधिकारी, यानी मौर्यों के बाद सत्ता कौन संभाल रहे हैं? शुंग संभाल रहे हैं। और शुंगों के बाद कर्ण संभाल रहे हैं। अब ये तो हुआ उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया। अब हमें ये समझना है कि जो दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन वाला क्षेत्र, और प्लस मध्य भारत वाला क्षेत्र, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मौर्यों ने जो है वो
मध्य भारत, दक्कन, पश्चिम भारत, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पे शासन करा था। उनका साम्राज्य जो था वो इतने विशाल भूभाग में फैला हुआ था। लेकिन इनके बाद के जो उत्तराधिकारी होंगे वो बट गए। जो क्षेत्रीय ताकतें थी वो बट गईं और उत्तर भारत में इनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो शुंग और कर्ण होंगे और दक्कन में और मध्य भारत में मौर्यों के जो उत्तराधिकारी होंगे वो सातवाहन होंगे। कौन होंगे? सातवाहन। तो बेसिकली आज हमें सातवाहनों के बारे में पढ़ना है, इनकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और एक चीज आप यहाँ पर ये समझते रहिए कि ये जो क्लास है ना ये एग्जाम ओरिएंटेड है, यूपीएससी ओरिएंटेड और हिस्ट्री ओरिएंटेड क्लास है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी कहानियां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत कहानियां पता लगे तो आप आर एस शर्मा की एक पुस्तक है प्रारंभिक भारत का परिचय, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है सातवाहन युग के नाम से, सातवाहना एज के नाम से। आप वो बुक पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमें उसमें राजनीतिक इतिहास देखने को मिल जाता है। उसमें सातवाहनों के द्वारा प्रयोग भाषा, उनका प्रशासनिक ढांचा, उनके भौतिक सांस्कृतिक पहलू और उनकी वास्तुकला जैसी चीजें हमें वहां पर देखने को मिल जाती है। हमें यहाँ पर सातवाहन समझना है। अब इन सातवाहनों से पहले ना ये आंध्र शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आंध्र। तो इसको भी आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ये आंध्र कौन है, सातवाहन कौन है, या ये आंध्र और सातवाहन एक ही हैं? तो आप ऐसा समझते रहिए कि जो हमें लिटरेरी सोर्स मिले, लिटरेरी सोर्स में हमें ये शब्द जो है ना ये वाला, ये आंध्र नाम, ये हमें लिटरेरी सोर्स में बहुत देखने को मिलता है। और लिटरेरी सोर्स में कौन से? पुराण। तो हमें पुराणों में आंध्र जो है ये शब्द देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सातवाहनों के अभिलेख हैं, क्या है? सातवाहनों के अभिलेख, उसमें हमें आंध्र नाम नहीं मिलता, उसमें हमें केवल सातवाहन नाम मिलता है। नाना घाट का अभिलेख है और भी कई जो अभिलेख है उसमें हमें सातवाहन नाम मिलता है, आंध्र नाम नहीं मिलता, जबकि पुराणों में हमें आंध्र नाम मिलता है। तो इतिहासकारों ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि आंध्र और सातवाहन एक ही साम्राज्य है, एक ही सम्राट है, एक ही शासन है। वो इसलिए क्योंकि इनका समय पीरियड एक तो सेम है और दूसरी बात इनकी जो घटनाएं हैं वो भी कुछ मिली-जुली घटनाएं। दूसरी चीज जो बर्तन मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, आप जानते ही हैं कि इतिहास में मृत भांडों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो मृत भांड मिले हैं सातवाहन पूर्व बस्तियों के, जो अस्तित्व मिले हैं वो हमें लाल मृत भांड और ब्लैक और रेड मृत भांड, गेरुआ मृत भांड, चित्रित मृत भांड, ये सारे जितने भी हमें पोर्ट्रीज मिली हैं ये सब प्रूफ करती हैं कि आंध्र और जो सातवाहन है ये सेम थे। जो सातवाहन है ना ये सबसे पहले महाराष्ट्र में थे। कहाँ पर थे? महाराष्ट्र के नॉर्थ रीजन में, यानी उत्तरी महाराष्ट्र में थे। इसकी स्थापना सिमुक ने करी थी। किसने करी थी? सिमुक इनका सबसे पहला शासक, इसकी स्थापना सिमुक ने करी। शूरशामन की हत्या करके ये शासक बना था और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान थी या पैठण जिसको बोलते हैं वो थी। बाद में ये जो शासन है, ये जो साम्राज्य है, ये दो भागों में बट गया। कहाँ कहाँ बट गया? पहला महाराष्ट्र में तो ये पहले से था ही, यानी उत्तरी महाराष्ट्र में ये था ही। हमें इसका जो संस्थापक है वो आभीर वंश का ईश्वर सेन देखने को मिलता है और कलचुरी चेदी संवत इसी काल का, यानी 248 से 249 एडी का जो एक संवत हमें यानी कैलेंडर हमें देखने को मिलता है वो इसी समय का है। और आंध्र प्रदेश में जो था वो इक्ष्वाकु वंश ने इसकी नींव रखी। संस्थापक कौन है? सुशांत मूल। नागार्जुनी कोंडा जो है इनकी राजधानी थी और ये नागार्जुनी कोंडा जो है जो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमरावती भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे और सुंदर स्तूप हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम सातवाहनों के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे इनके सिक्के, हमने प्राचीन काल के सिक्के और मौर्योत्तर काल के सिक्के पहले ही देख चुके हैं। इनके सिक्कों में क्या खास बात थी? तो जो सबसे पहले किसी ने शीशे के सिक्के चलाए, प्रोटीन के सिक्के किसी ने चलाए, तो वो यही सातवाहन थे। और इनके काल में तांबे और मिश्रित धातु के सिक्के भी हमें बहुत आय से देखने को मिले हैं। चांदी की कमी थी साउथ इंडिया में, यानी दक्षिण भारत में चांदी की कमी थी, इसीलिए हमें इनके सिक्कों में चांदी की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। चांदी की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। मिश्रित धातु के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं और हमें सोने के सिक्के बहुत ही कम मिले हैं, बहुत ही कम, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर मिले हैं।
इससे ये प्रतीत होता है क्योंकि कुषाणों ने तो सिक्के बहुत चलाए और कि आर्थिक रूप से इतिहासकार इस समय को गोल्डन एज बोल रहे हैं। तो गोल्डन एज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 200 बीसी से 300 एडी के काल में हमें आर्थिक उन्नति देखने को मिल रही है। लेकिन इनके काल में सोने के सिक्के तो है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सोने को एक बहुमूल्य या महत्वपूर्ण धातु के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने सोने को शाही धन के रूप में संरक्षित रखने का कार्य इन्होंने किया। हमें इनके सिक्कों पर जहाज, मछली, शंख और एक चीज होती है ना, पतवार। पतवार जिससे नाव चलती है, ये शिप चलाने के लिए एक पतवार होती है। इस तरीके से हमें ये पतवार इनकी सिक्कों पर देखने को मिल जाती है। और क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये समुद्री व्यापार या फिर नदियों के व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं, शंख, मछली, जहाज, पतवार, ये सारी चीजें हमें इनके सिक्कों पर देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमें एक समृद्ध समुद्री व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। अब हम सातवाहनों की राजनीतिक व्यवस्था समझ लेते हैं। सातवाहनों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आप ऐसे समझिए कि सबसे पहली जो इनकी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें पहली बार देखने को मिल रही है, वो हमें ये देखने को मिल रही है कि पहले आप ये समझिए कि ये जो शासक है यानी सातवाहन शासक है, ये अपने माँओं को, अपनी रानियों को बहुत महत्व दे रहे हैं, यानी महिलाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं। इससे पहले हमें पितृसत्तात्मक सत्ता देखने को मिल रही है, साम्राज्य देखने को मिल रहे हैं, सम्राट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो है ये मात्र तंत्रात्मक सम्राट या शासन हमें देखने को मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये भी जाननी है कि ये जो सातवाहन थे ये किसी जनजाति समूह के व्यक्ति थे। क्या थे? जनजाति समूह के। और दक्कन के किसी जनजाति समूह के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण धर्म में या तो स्थापित करा या इन्होंने अपने आप को स्थापित करवाया, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में स्थापित करवाना और करना ये बहुत चलता रहता है। मातृ तंत्रात्मक जो सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी माओ के नाम यूज करे, अपनी माताओं के नाम अपने नाम से पहले लगाना शुरू करा, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो ये जो शासक है ये अपनी माँ के नाम लगाते थे। इन शासकों ने राम, कृष्ण, भीम ऐसी उपाधियां अपने आप पर धारण करी और इन्होंने अपने आप को देवताओं के गुणों से युक्त बताया। ये भी जानते हो आप कि कुषाण जो थे उन्होंने भी अपने आप को कुछ कुछ ऐसा बताया। और यहाँ तक कि अशोक भी अपने आप को देवताओं का प्यारा लिखवाता है, देवनाम प्रिय लिखवाता है। लेकिन वो तो यहाँ तक सीमित थे कि अपने आप को देवताओं का प्यारा बोल रहा है। उसके बाद कुषाणों ने अपने आप को देवताओं का तुल्य माना और इन्होंने भी अपने आप को देवताओं के गुणों से युक्त बताया। और ये जो देवताओं के गुणों से युक्त बता रहे हैं ये अपने आप को इसलिए बता रहे हैं ताकि समाज या जो आम जन है वो इन पर प्रश्न ना उठा सके कि आप हम पर शासन कर क्यों रहे हैं, आप एकदम से आए हम पर शासन करने लग गए। तो वो अब जवाबदेही किसके प्रति है? इनकी देवताओं के प्रति है। कोई भी शासन या कोई भी शासक इसलिए ही ऐसा करता था। इन्होंने स्वयं को ब्राह्मण होने का दावा किया और इन्होंने वर्णाश्रम धर्म की रक्षा और ब्राह्मणवादी आदर्शों की स्थापना की बात करी। आर्यपुत्र सातकर्णी ने कुछ दावे किए। वो दावे ये थे कि इसने स्वयं को सच्चा ब्राह्मण बताया। अब आप एक साइकोलॉजी समझते रहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, यानी कि वो फोर्स कर रहा है कि आप उसकी बात पर विश्वास करें और जैसा वो बता रहा है वो वैसा ही है। जबकि एक वास्तविक व्यक्ति होता है वो प्रूव नहीं करेगा, वो अपने आप को बताएगा नहीं कि मैं नेता हूं, मैं हीरो हूं, मैं सिंगर हूं, वो अपने काम से बताएगा। तो क्योंकि इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण धर्म में स्थापित करा था इसीलिए अपने आप को एक सच्चा ब्राह्मण बता रहे थे। इन्होंने ये तक दावा किया कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी ये जो खराब हो चुकी थी, इन्होंने इसको फिर से स्थापित किया। इसने वर्णों के बाहर विवाह को रोकने का प्रयास किया, यानी अंतर्वर्णीय विवाह को इसने रोकने का प्रयास किया। यानी इसने फोर्स किया कि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करे और वैश्य वैश्य और शूद्र शूद्र से विवाह करे। एक अभिलेख है जो कि नागनिका का अभिलेख है। अब नागनिका कौन है? नागनिका शातकर्णी की रानी है। कौन है? शातकर्णी की रानी। और क्योंकि इसका जो अभिलेख है वो नानाघाट अभिलेख है और ये अभिलेख जो है किसका अभिलेख है? एक रानी का। किसकी रानी है ये शातकर्णी की रानी है। ये किसका अभिलेख है? रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। इसीलिए इस अभिलेख को कभी कभी यानी नानाघाट के अभिलेख को कभी कभी रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, रानी का अभिलेख। तो अगर प्री में ये क्वेश्चन आए कि नानाघाट का अभिलेख किसका अभिलेख है, नीचे लिखा हो रानी का अभिलेख, नागनिका का अभिलेख
या और किसी रानी का नाम लिखा है, आपको रानी का अभिलेख पर टिक करना है। और या फिर ये प्रश्न आ जाए कि रानी का अभिलेख किसको बोला जाता है, नागनिका के अभिलेख को, और 2-4 ऑप्शन दे दे तो आपको क्लिक करना है नानाघाट के अभिलेख को। हमने ये समझ ही लिया कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो सातवाहनों की, इसमें महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी और ये अपने नाम से पहले अपनी माँओं के नाम लिखवाते थे। और माँओं के नाम तो लिखवाते ही थे, इनकी रानियों के, इनकी माँओं के अभिलेख तक हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमें नानाघाट का अभिलेख रानी नागरिका का देखने को मिल जाता है, और गौतमी बलश्री जो कि शातकर्णी की माता है, शातकर्णी की माँ है, इसका नासिक अभिलेख हमें देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपने नाम से आगे पहले अपने माँ के नाम लगाए। गौतमी का पुत्र शातकर्णी और वशिष्ठी का पुत्र पुलवामी, ऐसे नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर स्थापित थी, या फिर माताओं को, महिलाओं को ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की छूट देते थे। प्रशासनिक विभाजन जो है इनका आहार और राष्ट्र के रूप में होता था, जैसे जिला या फिर पंचायत आज हम बोलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आहार और हमें राष्ट्र देखने को मिल जाता है। हमें अमात्य, महामात्र, सेनापति, दंडनायक, गोलमिक जैसे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये अमात्य आप जानते हैं कि ये पहले मौर्य समाज में भी हमें देखने को मिलता था। यानी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मौर्य अधिकारियों से मिलते-जुलते हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि मौर्य प्रभाव यहाँ पर था। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी समझते रहिए कि मान लीजिए कोई एक शासन है और उसको हराकर उसके बाद एक कोई शासन हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम देखेंगे, तो जो पहला वाला शासन है ना, उसका प्रभाव भविष्य में आने वाले शासन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसा इसलिए पड़ता है ताकि एकदम से पूरी व्यवस्था खत्म ना हो जाए, चरमरा ना जाए। क्योंकि अगर कोई शासक पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेगा, तो पहले से जो व्यवस्था चलती आ रही है, आम जनमानस जो है वो उस व्यवस्था के आदी हो चुके हैं, वो पूरी कोलैप्स कर जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए हमें मौर्य प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल जाता है सातवाहनों की व्यवस्था में। गांव का जो मुखिया है या प्रशासनिक अधिकारी जो है, वो हमें ग्रामिक देखने को मिल जाता है। यानी ग्राम का मुखिया प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाता था। और ये प्रशासनिक अधिकारी, अभी हम देखेंगे कि कुछ सामंत हैं, उन सामंतों की सहायता के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी हमेशा तत्पर रहते थे। हमें सातवाहनों के राज्य में कुछ छोटे-मोटे सरदार और सामंत भी देखने को मिलते हैं, जैसे रथिका, बोझ, और ये जो ग्रामिक है ना, ये ग्रामिक और ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये इन रथिका और भोज जो है इनकी सहायता करते रहते थे। और आप एक चीज़ और भी समझते रहिए कि हमें सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सैन्य तत्व भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला सैन्य तत्व, यहाँ का जो सेनापति था वो एक गवर्नर होता था, और ये बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे हिंद एवं इंडो ग्रीक्स अपना स्टैट को रखते थे। हमें गोलमिक देखने को मिल जाता है। गोलमिक कौन होता था? एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी का प्रधान, यानी कि एक बटालियन का जो चीफ होता था या जो ऑफिसर होता था, वो कौन होता था? गोलमिक होता था। और ये किन क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी ग्रामिक की सहायता करने के लिए हमें गोलमिक जैसे अधिकारी, सैन्य अधिकारी हमें देखने को मिल जाते हैं। कटक, स्कंधावर, ये हमें एक कैंट के रूप में दिख जाते हैं। कैंट, कैंटोनमेंट जिसको बोलते हैं ना, छावनी, ये हमें छावनी के रूप में देखने को मिल जाता है। सातवाहन अभिलेख जो है उनमें हमें ये उल्लिखित मिल जाता है। सबसे पहले भूमिदान अगर हमें कहीं देखने को मिल रहा है, तो वो इन्हीं सातवाहन काल में हमें देखने को मिल रहा है। सातवाहनों ने भूमिदान दिया, और धीरे-धीरे यही भूमिदान की जो प्रथा है, ये सामंती प्रथा में हमें देखने को मिल जाएगी। इन्होंने ये जो भूमिदान है, ये किसको करा? इन्होंने भूमिदान ब्राह्मणों को और पुजारियों को इन्होंने भूमिदान किया। और क्यों करा? इन्होंने पहली चीज़ तो आप ये समझते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण के रूप में स्थापित करवा रहे हैं, और क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों को और पुजारियों को खुश करना है। दूसरी चीज़, इस जीवन यापन करने के लिए इन्होंने उनको भूमि दान करी, और तो और इन्होंने उनको भूमि पर कई तरीके के अधिकार भी दिए। अधिकार किस पर दिए? पहली चीज़, वहाँ की भूमि पर, वहाँ से होने वाली उपज पर कर लेने का अधिकार इनको दिया, और वहाँ के लोगों पर लोकल व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इन्होंने उनको पूरी तरीके से अधिकार दे दिया। वहाँ के लोग, वहाँ की ज़मीन
पर अधिकार सातवाहन शासकों ने इन ब्राह्मणों को, इन पुजारियों को दे दिया। इसी काल में यानी मौर्योत्तर काल में 200 बीसी से 300 एडी के काल में हमें नगरीकरण के विकास देखने को मिल जाता है। और इस नगरीकरण के विकास का जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि हमें कई नगरीय केंद्र देखने को मिल जाते हैं, और इन नगरीय केंद्रों की वजह से हमें निगम सभा देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती थी, और इनकी भूमिका नगर का प्रशासन चलाने में हमें देखने को मिल जाती है। अभी हमें नगरीकरण बहुत विस्तार से पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण बहुत विस्तार से। हम लोग उत्तर का नगरीकरण बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, हम लोग दक्कन, दक्षिण, सुदूर दक्षिण का हम लोग नगरीकरण बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। एक चीज आप यहाँ पर और समझते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है। धार्मिक क्षेत्र में क्या घटनाएं हो रही हैं? पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि ब्राह्मणों को, पुजारियों को कुछ भूमि दान में दी जा रही है, और कौन सी भूमि दान में दी जा रही है? खासकर जनजाति क्षेत्र, आर्थिक जनजातियां जिनको बोलते हैं, वो भूमि इनको दान में दी जा रही है। और ये जो आर्थिक जनजातियां हैं, ये जनजातियां जो पूजा करती हैं वो चिन्हों को पूजती हैं। किनको? चिन्हों को। सूर्य, चांद, सितारे और जानवर, इन तरीके की चीजों को ये लोग पूजते थे। और ये जो ब्राह्मण हैं, ये देवताओं को पूज रहे हैं, तो इन ब्राह्मणों के और पुजारियों के तत्व धीरे धीरे इनमें सम्मिलित होंगे, और इनके तत्व धीरे धीरे इनमें समाहित होंगे। और क्योंकि ये पुजारियों के और ब्राह्मणवादी या वैदिक धर्म के तत्व इस समाज में, और आर्थिक जनजातियों के धर्म या चिन्ह, प्रतीक इस समाज में सम्मिलित होंगे, इससे एक नए ही तरीके का धर्म हमें देखने को मिल जाता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? भूमि दान प्रथा के कारण। हमें महायान, अवतारवाद यानी अवतार देखने की प्रथा भी हमें इसी समय में देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सातवाहनों के बारे में आपको इतना ही जानना है। बाकी सारी स्टोरीज होती है वो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पुस्तक बताई दी, आर एस शर्मा की पुस्तक है, उसमें से आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सातवाहनों के बारे में आपको इतना ही जानना है, क्योंकि हम इससे पहले भी जान चुके हैं इनके बारे में। तो आज तो हमने राजनीतिक व्यवस्था देख ली सातवाहनों की। अगली क्लास में हमें मौर्योत्तर काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हमें मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, हमें सुदूर राज्यों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य। हमें नगरीकरण देखना है उत्तर भारत का, दक्कन का, सुदूर दक्षिण का। हमें मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में प्रमुख स्रोत देखने हैं कि कौन से स्रोत है जो मौर्योत्तर काल में या इंडो रोमन ट्रेड को स्थापित करते हैं। हमें महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग देखने हैं, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, सिल्क रूट, हमें ये सारे देखने हैं। हमें भारत रोम व्यापार, मौर्योत्तर काल में भारी व्यापार, इंडो रोमन ट्रेड, रोम से भारत की ओर धन का अपवाह, जिसमें प्लिनी आंसू बहाता है, ऐसे कोट हम लोग पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के समृद्ध व्यापार का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में शिल्प, उद्योग, सिक्के, धर्म, समाज और उसके विशिष्ट पक्ष। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि क्या मौर्योत्तर काल अंधकार युग था? क्या मौर्योत्तर काल डार्क एज था या नहीं? हमें ये भी पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।